कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। चैप्टर 851 सारी सच्चाई सामने आना। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त था और इबादत पैलेस से बाहर निकल रही थी, पर तभी पीछे से उसे किसी ने टोकते हुए कहा, टाइम से घर आना। तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हो, तो अगर 1 घंटे से भी 1 मिनट ज्यादा हुआ तो तुम जहां कहीं भी होगी मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। दर्श की आवाज सुनकर इबादत के चलते कदम रुक गए। वो गुस्से के साथ पीछे मुड़ी और बोली, ऑलरेडी मैंने तुम्हें तुम्हारा मन का सब कुछ दे दिया है, अब और क्या चाहिए? प्लीज कम से कम थोड़ी देर के लिए तो मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर दर्श स्माइल के साथ बोला, या ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें थोड़ी देर क्या काफ़ी देर के लिए छोड़ सकता हूँ, पर मुझे तुम पर अभी यकीन नहीं है। जिस दिन तुमने मेरा भरोसा जीत लिया उस दिन तुम आज़ाद हो। ये सुनकर इबादत एक पल के लिए उसे ध्यान से देखने लगी, पर फिर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। लेकिन अचानक से वो अधीरा से टकराई। इबादत चलते चलते एकदम से रुक गई और जल्दी से बोली, आई एम सो सॉरी अधीरा, मैंने देखा नहीं। लेकिन अधीरा गुस्से के साथ चिल्ला कर बोली, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और मेरी क्या औकात है? तुम जैसी नौकरानी तो मेरे आगे भी दिखती नहीं है और तुमने मुझे धक्का दिया। शायद मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सुनते ही इबादत बिल्कुल शॉक हो गई और वो तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, अधीरा मैंने सॉरी बोला ना, मैंने सच में तुम्हें नहीं देखा, मैं तो पीछे। पर ये कहते कहते वो रुक गई और दर्श को देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। इबादत ने तुरंत कहा, दर्श प्लीज अपनी बहन को समझाओ ना, तुमने तो देखा था ना कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। दर्श अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, वो मेरी बहन है, उसे जब मेरे डैडी कुछ नहीं बोलते तो मैं क्यों बोलूं? अब इबादत को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, तो वहीं अधीरा गुस्से से उसकी तरफ आते हुए बोली, ज्यादा मेरे भाई की साइड मत लो, मेरा भाई कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है, तुम उसकी गुलाम हो और तुमने मुझे धोखा देकर गलती की है, तुम्हें इसकी सजा तो मैं जरूर दूंगी। ये कहते हुए उसने इबादत के बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया। इबादत दर्द में चिल्ला उठी। वो कोई कमजोर नहीं थी, पर उसे पता था कि अधीरा दानिश ओबरॉय की बेटी थी और वो चाहकर भी अधीरा से कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने धीरे से कहा, अधीरा प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, पर ऐसे मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन अधीरा गुस्से से उसका सर दीवार से लगाते हुए बोली, बस बहुत हो गया, तुम्हारी सारी औकात मैं निकालती हूँ। इसी के साथ इबादत का सिर दीवार में लग गया। इबादत के सर से दूसरे ही पल खून निकलने लगा और उसने दर्द से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अधीरा फिर से गुस्से से उसके सर को दीवार से लगाने को हुई, पर इस बार दर्श गुस्से से बोला, बस करो अधीरा, तुम अब ऐसा नहीं कर सकती, रुक जाओ। ये सुनते ही अधीरा रुक गई और गुस्से से बोली, तुम मुझे रोक रहे हो, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने मुझे रोका तो मैं डैडी से तुम्हारी शिकायत करूं दूंगी। लेकिन तभी दर्श गुस्से से उसकी तरफ आया और तुरंत अधीरा को इबादत से दूर धक्का देते हुए बोला, मुझे लगा कि तुम कोई मामूली सी सजा दोगी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक चली जाओगी। मुझे पता है कि तुम इसे पसंद नहीं करती, लेकिन ये मेरी नौकरानी है और इसे सजा देने का हक सिर्फ मुझे होना चाहिए ना कि तुम्हें। दोबारा से कभी इस पर हाथ मत उठाना। ये कहकर उसने इबादत के सर को देखा तो वहां से खून निकल रहा था, पर इबादत तो जैसे पत्थर बन चुकी थी। उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक कठपुतली हो जिसे जो मर्जी चाहे अपने तरीके से नचा रहा है। उसको ऐसे देखकर दर्श ने धीरे से कहा, आर यू ओके? पर तभी इबादत ने उसे दूर धक्का दिया और बिना कुछ कहे दौड़ते हुए बाहर निकल गई। दर्श ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर कहा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तभी अधीरा गुस्से से चिल्लाकर बोली, मैं तुम्हारी शिकायत डैडी से करूंगी, मैं उनसे बताऊंगी कि तुमने उस नौकरानी के लिए मुझ पर गुस्सा किया है और मुझ पर चिल्लाया है।
मैं देखती हूँ कि तुम डैडी से कैसे बचते हो। ये कहकर वो गुस्से से पैर पटकते हुए अंदर जाने लगी। तो वहीं दर्श उसे ऐसे जाते हुए घूरने लगा। वहीं दूसरी तरफ कमरे में इस वक्त नाज बनी को काफी ध्यान से देख रही थी। बनी आज काफी ज्यादा चुप था और वो बस अपने एक फाइटर रोबोट के साथ ही खेल रहा था। नाज उसे काफी ध्यान से देखने के बाद बोली, बेबी क्या हुआ आपको? आप इतने चुप चुप क्यों हो? आज आप शोर भी नहीं कर रहे हो। क्या किसी ने कुछ कहा है? तभी बनी ने अपना छोटा सा सर ऊपर उठाया और टुकुर टुकुर नाज को देखते हुए अपनी लैंग्वेज में बोला, बुई बुई बाबाद। उसकी ये बात सुनकर नाज हैरानी के साथ बोली, क्या क्या कहा आपने? क्या आपको बुआ पसंद नहीं है? पर वो तो आपसे बहुत प्यार करती है। देखो, आपको बुआ के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो बहुत अच्छी है। ये कहकर उसने बनी को अपनी गोद में लिया और प्यार से उसके माथे पर किस किया। पर बनी काफी ज्यादा चुपचाप था और उसने बस खामोशी से अपनी आंखें बंद कर ली। बनी की ऐसी हरकत नाज को परेशान करने लगी। उसने फोन उठाया और दक्ष के पास कॉल डायल किया। कुछ देर में कॉल पिक हुआ और दक्ष ने कहा, सो क्यों कॉल किया तुमने? कहीं तुम्हें मेरी याद तो नहीं आने लगी? नाज ने परेशान होकर कहा, दक्ष क्या आप बनी के लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम ला सकते हैं? एक्चुअली वो उदास है। ये सुनकर दक्ष ने नासमझी में कहा, पर क्यों? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या तुमने उसे डांटा या फिर किसी और ने उसे कुछ कहा? पर घर में तो कोई भी उसे कुछ नहीं कह सकता। सब उससे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर नाज ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है शायद ये अपनी बुआ से नाराज है। पर अधीरा तो इससे बहुत प्यार करती है। पता नहीं क्या हो गया है, और सच कहूँ तो मुझे अधीरा का बिहेवियर भी बहुत अजीब लग रहा है। आई डोंट नो क्या बात है, पर प्लीज अभी के लिए आप बनी के लिए आइसक्रीम लेकर आइएगा। ये सुनकर दक्ष ने कहा, ऑल राइट, मैं वैसे भी थोड़ी देर में घर आने वाला हूँ, तो मैं उसके लिए लेकर आऊँगा। उससे कह दो कि वो नाराज ना हो। उसके डैडी उसके लिए आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर नाज मुस्कुरा दी। इसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। इधर दूसरी तरफ सूर्यवंशी विला में तक्ष इस वक्त जीवा के पैरों में मसाज कर रहा था। जीवा का अब बेबी बम्प काफी ज्यादा नजर आने लगा था, क्योंकि उसका 6वां महीना लग गया था। तक्ष उसके पैरों में मालिश करते हुए बोला, बस 3 महीने और उसके बाद हमारा बच्चा हमारी दुनिया में होगा। जीवा भी प्यार से अपने बच्चे बम्प को हाथ से सहलाते हुए बोली, सही कहा तुमने। मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। पर तभी जीवा के दिमाग में कुछ आया और वो तक्ष को देखकर ना समझी में बोली, वैसे तक्ष तुम और अधिवीर कजिन ब्रदर्स हो, राइट? ये सुनकर तक्ष ने अधिवीर के बारे में सोचते हुए अपना सर हिलाया और बोला, हाँ, मैं और अधिवीर दोनों ही कजिन भाई है। पर तुम अचानक से उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? जीवा ने कहा, पता नहीं क्यों, पर मेरे दिमाग में अचानक से इसका ख्याल आया। ऐसा लगा जैसे कि मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे उससे मिलने का वक्त ही नहीं मिला और मैं उसे यहाँ बहुत कम ही देखती हूँ। उसकी मॉम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। क्या तुम कभी उसकी मॉम से मिले थे? जैसा कि वो तुम्हारी बुआ लगती है, राइट? ये सुनकर अचानक से तक्ष के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने सख्त आवाज में कहा, उनका जिक्र भी यहाँ कोई करे तो अधिवीर को पसंद नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनके बारे में जानना चाहिए। ये सुनकर जीवा ने ना समझी में कहा, लेकिन क्यों? उसकी मॉम कौन थी? मैं सच में जानना चाहती हूँ। जैसे कि सब जानते हैं कि राघवन ग्रोवर एक प्लेबॉय इंसान था। वो हर लड़की के साथ सोता था, पर उसके बच्चों में से सिर्फ 2 ही बच्चे सामने हैं, जैसे कि एक नाज और दूसरा अधिवीर। नाज तो सृष्टि आंटी की बेटी है, ये हम सब जानते हैं, पर मैं अधिवीर की मॉम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। बल्कि मैंने तो उनकी फोटो तक नहीं देखी है। मुझे लगता है तुम जरूर कुछ ना कुछ जानते हो, जिस वजह से तुम भी ऐसे गुस्सा हो गए हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को कुछ बताना नहीं चाहते? ये कहते हुए जीवा अब बहुत ही मासूमियत से उस पर अपनी प्रेगनेंसी का विक्टिम कार्ड खेलने लगी।
तो वहीं उसकी बातों में आते हुए तक्ष ने धीरे से कहा, एक्चुअली ये बात तुम्हारे ओबरॉय खानदान से जुड़ी है, इसलिए मैं इसका जिक्र करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ओबरॉय खानदान से जुड़ी बात को सुनकर अब हैरानी के साथ जीवा ने कहा, व्हाट? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अधिवीर की माँ का क्या लेना देना? मैं कुछ समझी नहीं। इसके जवाब में तक्ष ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारे सो कॉल्ड चाचू ने अपने वक्त में कई सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और जिनमें से एक खुद अधिवीर की माँ थी। ये सुनकर अब जीवा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो तुरंत अपना सर ना में हिला कर बोली, इम्पॉसिबल। मैं तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करूंगी। मेरे चाचू ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। वो कभी किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें या अधिवीर को गलतफहमी हो रही है। ये सुनकर अब तक्ष गुस्से से बोला, गलतफहमी नहीं हो रही है, बल्कि हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये बात खुद अधिवीर की मॉम यानी कि मेरी बुआ ने हमसे बताई थी। वो भी उस वक्त जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि खुद दानिश ओबरॉय ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने उन्हें एक ऐसे इंसान के पास भेजा जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दी और उन्हें एक मिस्ट्रेस बना दिया गया, वो भी राघवन ग्रोवर की, और इसी की वजह से अधिवीर उस ओबरॉय खानदान को अपनाने में अभी भी कतराता है। पर नाज की वजह से वो उन्हें अपनाने को भी तैयार है। पर पता नहीं क्यों मुझे उस पर यकीन नहीं होता। ये सारी बातें सुनकर अब जीवा को समझ नहीं आया कि वो किस तरह रिएक्ट करे। पर तभी उसने हिचकिचाते हुए कहा, वैसे क्या तुम अपनी बुआ की फोटो दिखा सकते हो? वो कैसी दिखती थीं? ये सुनकर तक्ष ने गुस्से के साथ कहा, वो खूबसूरत दिखती थीं, पर उन्हें पूरी तरह बदल दिया गया और वो बदलने वाला भी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे चाचू थे। मैं आज भी जब उन सब के बारे में सोचता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। पता नहीं अधिवीर पर क्या बीतती होगी जब वो उस इंसान के घर जाता है, उसी इंसान को अपनी नज़रों से देखता है, उसी इंसान से बात करता है जिस इंसान ने उसकी माँ की जिंदगी तबाह कर दी, उसे एक तरह से अनाथ कर दिया। ये सुनते ही जीवा गुस्से से चिल्लाई, बस करो तक्ष, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मेरे चाचू कभी ऐसा नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी होगा तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, क्योंकि वो बिना वजह के कुछ भी नहीं करते। वो किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। और उन्होंने तुम्हारी बुआ के साथ क्या किया था? वो कैसी दिखती थी? ये सुनकर तक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, जैसा कि वो विराट अंकल की बहन थी तो वो कुछ उनकी तरह दिखती थी, पर उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने दानिश अंकल को उस टाइम में पसंद कर लिया था और बस उन्होंने तुम्हारी चाची यानी कि अंतरा आंटी और दानिश अंकल को अलग करने की कोशिश की। पर इसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, पर तुम्हारे दानिश चाचू ने उन्हें माफ़ नहीं किया, बल्कि उनके चेहरे को तुम्हारी अंतरा आंटी के चेहरे में बदल दिया और फिर उन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल करने लगे। और सबसे बड़ा उनका मिसयूज राघवन ग्रोवर के लिए किया गया, और उसी के बाद से ही वो राघवन ग्रोवर की जिंदगी में गई और उस राघवन ग्रोवर ने उनका अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया और फिर अधिवीर उनकी जिंदगी में आया। अगर तुम अधिवीर की माँ को देखना चाहती हो तो तुम अंतरा आंटी को देख लो, क्योंकि अधिवीर की माँ अंतरा आंटी की हमशक्ल है। ये सुनकर अब जैसे जीवा को एक झटका सा लगा और वो बस अपनी आंखें फाड़े तक्ष को ही देखते रह गई। इधर दूसरी तरफ डाइनिंग एरिया में सभी इस वक्त डाइनिंग एरिया में मौजूद थे। ध्रुवी और ध्रुव बिजनेस ट्रिप के लिए चले गए थे। शिशिर जी और बिपाशा जी रिलेटिव्स के यहाँ कुछ काम की वजह से चले गए थे। इस वक्त डाइनिंग एरिया में दानिश, अंतरा, दक्ष, दर्श, अधेरा, नाज और बनी सारे मौजूद थे। बनी दानिश की गोद में था और दानिश उसे अपने हाथों से डिनर करवा रहा था, पर बार बार बनी अपने मुंह से सारा डिनर बाहर निकाल दे रहा था। दानिश उसे घूरता, फिर उसके मुंह को साफ करता और वापस उसे डिनर करावाता, पर बनी की मस्ती जारी थी। अंतरा और नाज दोनों बस लाचारी से बनी को ही देख रही थी। नाज ने थोड़ा डरते हुए अंतरा से कहा, मुझे डर लग रहा है, कहीं डैड का पेशेंस जवाब ना दे और वो गुस्से में बनी को डांट ना दे। वैसे भी वो बहुत उदास था। तभी अंतरा आंखें बड़ी करके बोली,
तुम्हें लगता है कि दानिश अपने पोते को डांटेंगे? ऐसा तुम सपने में भी मत सोचना। एक बात जान लो, जब इंसान दादा दादी बनते हैं ना, तो वो अपने पोते पोतियों के लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंस वाले बन जाते हैं। और मैंने ये तो देखा है कि जब से बनी दानिश की ज़िंदगी में आया है, तब से उनके अंदर बहुत पेशेंस आ गया। उनका गुस्सा भी बहुत कम हो गया है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी अधीरा ने अंतरा की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा प्लीज़ टोमेटो सॉस पास करना। उसकी ये बात सुनते ही सभी उसे देखने लगे, तो वहीं दानिश भी उसे ध्यान से देखने लगा। अधीरा ने सबको देखते हुए पाया, तो वो अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोली, क्या हुआ? सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? तभी दक्ष ने कहा, तुम कब से टोमेटो सॉस खाने लगी? अधीरा ने नासमझी में कहा, क्यों, मैं तो हमेशा से टोमेटो सॉस खाती थी ना। ये सुनकर अब दक्ष कुछ कहने को हुआ, पर दानिश ने उसकी तरफ देखा तो दक्ष अचानक से रुक गया। फिर दानिश ने अधीरा की तरफ टोमेटो सॉस बढ़ाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मेरी प्रिंसेस हमेशा से ये खाती थी, खाओ। सभी बस हैरानी के साथ अधीरा को ही देखे जा रहे थे और अब सब दानिश को देखने लगे। अधीरा स्माइल के साथ टोमेटो सॉस लेते हुए बोली, मेरे डैडी बेस्ट है। वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी प्रिंसेस को क्या पसंद है, क्या नहीं। ये सुनकर दानिश मुस्कुरा दिया, पर तभी दर्श ने टोमेटो सॉस को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया। वो गुस्से से अपनी जगह से उठकर बोला, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे टोमेटो सॉस पसंद नहीं है, तो आप इसे टेबल पर ही क्यों रखती है? शायद आपको अपनी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्यार है, बेटे की तो कोई फिक्र ही नहीं है। ये कहकर वो गुस्से से अपना पैर पटक कर वहां से चला गया। अंतरा जो पहले ही अधीरा को देख रही थी, वो उसकी ये बात सुनकर हैरानी होकर बोली, गलती से मैंने टोमेटो सॉस रख दिया था। बेटा प्लीज वापस आओ, मुझे पता था कि तुम दोनों ही टोमेटो सॉस नहीं खाते, पर पता नहीं अधीरा को क्या हो गया है, ये ऐसे टोमेटो सॉस खा रही है। पर तभी दानिश ने उसकी तरफ घूरा। अंतरा ना समझी में चुप हो गई। डिनर खत्म हो गया, सभी एक एक करके अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। दानिश स्टडी रूम की तरफ जा रहा था, पर तभी दक्ष पीछे से रोकते हुए बोला, डैड मुझे आपसे बात करनी है। दानिश ने बिना किसी भाव के साथ कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम किसके बारे में बात करने वाले हो, पर अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। दक्ष गुस्से से बोला, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने जिस तरह मुझे रोका, ऐसा लग रहा है जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और मुझे उसने भी बताया है कि आज बनी बोल रहा था कि अधीरा से वो नाराज है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। अधीरा कभी बनी को नहीं रुलाती, वो तो उससे बहुत प्यार करती है। और अभी जब टोमेटो सॉस वाली बात हुई तो भी बहुत स्ट्रेंज था। अधीरा कभी टोमेटो सॉस नहीं खाती और उसी की तरह दर्श भी है। जैसा कि वो दोनों ही ट्विंस है, इसलिए उन दोनों को ही टोमेटो सॉस बिल्कुल पसंद नहीं है। पर आपने उसे खाने दिया और उसने खा भी लिया, जबकि अगर वो गलती से खा लेती है तो वो तुरंत बीमार हो जाती है। और ऐसा बचपन में बहुत बार हुआ है, हम खुद उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दानिश स्टडी रूम के अंदर आया और अंदर आते ही वो सीरियस आवाज में बोला, क्योंकि वो हमारी प्रिंसेस नहीं है। जैसे ही दक्ष ने ये सुना वो एक सेकंड के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गया और दानिश का चेहरा भी डार्क हो गया।